एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सर्कुलेशन वाले चैप्टर से, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या है, तो कुछ बातें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे ये आपकी एक आरबीसी है, ये है आरबीसी, ये आरबीसी होती है और आरबीसी की सरफेस पे बच्चों, आरबीसी की सरफेस पे इस तरह से ये एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन। और ये जो एंटीजन है बच्चों, ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और दो तरह की ग्लाइकोप्रोटीन होती है, एक होती है ग्लाइकोप्रोटीन ए और एक होती है ग्लाइकोप्रोटीन बी। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन कहां से पिक्चर में आ गई? तो कभी भी अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा हो बच्चों, तो उसमें हमने देखा था जो सेल चैप्टर में जो आरबीसी थी उसकी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया था। और जब हमने उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया था तो उस टाइम हमें पता चला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, उसमें आउटर की तरफ क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन से जुड़ा हुआ है शुगर। इस तरह से चैन में आपके एनसीईआरटी बना हुआ है। तो शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन बराबर क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो वही वाला है बताइए। तो आपकी आरबीसी के ऊपर क्या है? एंटीजन मौजूद है। और ये एंटीजन कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन ए और ग्लाइकोप्रोटीन बी। अगर ए है तो ग्लाइकोप्रोटीन ए है आपके पास में आरबीसी के ऊपर, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या बोला जाता है? ए। अगर ये बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बोला जाता है बी। अगर ये दोनों है तो बोला जाता है ए बी। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो बोला जाता है ओ ब्लड ग्रुप। तो उम्मीद है कि आपको ये आपके 4 ब्लड ग्रुप कैसे आए इसके बारे में पता चल गया होगा। बहरहाल हमारा टॉपिक ये नहीं। अब इस आरबीसी में इस एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन बच्चों प्रेजेंट होता है इसकी सरफेस पे, और वो एंटीजन सबसे पहले देखा गया था रीसस मंकी में। और उसी रीसस मंकी का आरएच लगा के हमने इसका नाम बना दिया और इसको हम बोलते हैं आरएच फैक्टर या फिर आरएच एंटीजन। तो जान लो आरएच भी एक एंटीजन है, बिल्कुल वैसा ही जैसे आपके यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन ए और ग्लाइकोप्रोटीन बी एंटीजन है। तो कुल मिला के हमारी आरबीसी के पास में दो तरह के एंटीजन हैं, एक तो है ग्लाइकोप्रोटीन और एक है आरएच एंटीजन। इस दुनिया में बच्चों, इस दुनिया में 80% लोगों के पास में, उनकी आरबीसी के पास में ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है और उनको हम लोग बोलते हैं आरएच पॉजिटिव। उनको हम लोग बोलते हैं आरएच पॉजिटिव। तो आपने जो भी ब्लड ग्रुप पढ़ा है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव का मतलब है उसके पास में आरएच नाम का एंटीजन मौजूद है। और दुनिया के 20% जो लोग होते हैं वो होते हैं आरएच निगेटिव, यानी कि उनके पास में आरएच एंटीजन नहीं है। राइट, इनके पास है, इनके पास नहीं। तो ये तो एक मसला खत्म हो गया कि आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव क्या होता है। अब बच्चों जो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो इस बात की वजह से है, मैं उसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिनके पास में बच्चों आरएच पॉजिटिव होता है, यानी कि आरएच एंटीजन जिनके पास है, उनके पास क्या नहीं है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। और कौन सी एंटीबॉडी बच्चों? वो है आरएच एंटीबॉडी। हमने क्या सीखा? आज से जिसके पास भी तुम्हें लगे कि हाँ, किसी ने कहा तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो तुम लोग कहना अच्छा तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आरबीसी के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन ए नाम का एंटीजन है। अच्छा जी। दूसरा, जो पॉजिटिव तुम्हारे ब्लड ग्रुप के आगे लगा हुआ है उसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास में एक क्या है बच्चों? एक एंटीजन, आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन आपके पास में आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। तो इनके पास में जो आरएच एंटीबॉडी है बच्चों को क्या होती है? एब्सेंट। ओके, अच्छा।
जिनके पास में ये RH एंटीजन नहीं है उनके पास में RH एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो जिनके पास एंटीजन है उनके पास एंटीबॉडी नहीं है, और जिनके पास एंटीबॉडी है उनके पास एंटीजन नहीं। अगर ऐसा होता कि इसके पास भी ये एंटीबॉडी होती तो बच्चों इसकी एंटीबॉडी उठा के इस एंटीजन को किल कर देती। और बिल्कुल यही फंडा होता है कि इसीलिए हम लोग पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप निगेटिव में नहीं दे पाते, क्योंकि एक के पास में एंटीबॉडी है एक के पास में एंटीबॉडी नहीं है। तो जिसके पास में एंटीबॉडी है वो दूसरे के एंटीजन को क्या कर लेता है, किल कर देता है, क्लम कर देता है, क्लॉट बन जाता है। ओके, तो यहां पे मैंने आपसे कहा कि जो RH पॉजिटिव है उनके पास में एंटीबॉडी नहीं है RH वाली, और जो RH निगेटिव है उनके पास में एंटीबॉडी RH वाली है। इतनी बात क्लियर। आगे की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। तो यहां पे क्या होता है, सपोज एक मदर है और वो प्रेग्नेंट है, ये है मदर और वो प्रेग्नेंट है, और ये जो मदर है बच्चों ये RH निगेटिव है। क्या है, RH निगेटिव। और RH निगेटिव जैसे ही मैंने कहा तो तुम जानते हो कि इसके पास में एंटीजन नाम की चीज नहीं है, लेकिन इसके पास में एंटीबॉडी नाम की चीज हो सकती है नहीं, हो सकती, एंटीबॉडी डेवलप हो सकती है। कब, जब कोई एंटीजन आएगा तब। ओके, एक दिन ऐसा आ गया, ये है बच्चों इसकी प्लेसेंटा मदर की, और इसकी प्लेसेंटा से इस तरीके से ये फीटस कनेक्टेड है, और बाय लक बाय चांस ये RH पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव है इसका मतलब इसके पास में एंटीजन है और इसके पास में एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी। मदर के पास, सोचो इसके पास एंटीजन है और मदर के पास में इसके लिए एंटीबॉडी डेवलप हो सकती है, मतलब मदर के पास में अपने बच्चे की ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन है उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी डेवलप हो सकती है। खतरनाक बात है ये। अब क्या हुआ कि अभी तक जो फीटस है उसे नहीं पता कि हमारी मदर RH नेगेटिव है, और मदर को नहीं पता कि हमारा फीटस RH पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ब्लड आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहा। प्लेसेंटा से सिर्फ सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन होता है, कभी भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। तो इसीलिए ना तो मदर को पता है और ना ही फीटस को पता है। अब यहां पे क्या हुआ बच्चों, दिन आ गया डिलीवरी का। अब जब जिस दिन डिलीवरी हुई तो जब यहां से प्लेसेंटा अपनी जगह से हटी तो थोड़ा सा ब्लड, थोड़े अमाउंट में ब्लड यहां से रिलीज हुआ, और जब थोड़े अमाउंट में बच्चों यहां से ब्लड रिलीज हुआ, जब थोड़े अमाउंट में ब्लड यहां से रिलीज हुआ, और ऐसा ब्लड जिसके पास में क्या है, RH एंटीजन, तो जो मदर का ब्लड था वो एक्टिव हुआ और उसने अपने अंदर RH एंटीबॉडी बनाना शुरू करी, जो कि फीटस के ब्लड के लिए हार्मफुल हो सकती है। लेकिन जब तक कुछ सिचुएशन बन पाती, जब तक कुछ सोच समझ पाते, तब तक यहां से फीटस की डिलीवरी हो गई, यानी कि फर्स्ट बेबी की यहां पे क्या हो गई, डिलीवरी हो गई। कोई बात नहीं। लेकिन सपोज ये मदर आगे कुछ समय बाद इसने फिर से कंसीव किया, और जब इसने फिर से कंसीव किया बच्चों, तो यहां पे क्या हुआ कि इस मदर के पास में ऑलरेडी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी थी, इसके पास में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी थी। अब यहां पे जो भी फीटस आएगा, ये जो मदर का ब्लड है बच्चों, मदर का ब्लड जो है, इस ब्लड में दो हिस्से हैं, एक तो प्लाज्मा और एक है बताओ RBC यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट। तो जो प्लाज्मा में बेटा ग्लोबुलिन होते हैं, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं, उनमें से जो IgG है एंटीबॉडी है, जो IgG एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी अगर हम लोग बात करें तो वो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी एंटीबॉडी होती है। तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन, वो एंटीबॉडी, खास तौर से हम उसको बोलते हैं कि ऐसी एंटीबॉडी जो IgG एंटीबॉडी है,
वो प्लेसेंटा को क्या कर देती है बताओ, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है। और कोई एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, लेकिन आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है। अब जब ब्लड में ये इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि जो एंटीबॉडी है आईजीजी, और ये बन चुकी है कैसे, जो फर्स्ट डिलीवरी हुई थी उस टाइम जो बच्चे के ब्लड से, जो माँ का ब्लड कांटेक्ट में आया था और वहां से एंटीबॉडी डेवलप हुई, तो ये आईजीजी इस प्लेसेंटा को पार करके किसके पास पहुंच जाती है, बच्चे के पास, और बच्चे के आरबीसी में क्लॉट बनाना शुरू कर देती है, बच्चे के ब्लड में क्लॉट बनाना शुरू कर देती है, रिएक्शन करती है। तो बच्चा क्या हो सकता है, एनीमिक, एनीमिया हो जाता है बच्चे को। लेकिन जैसे तैसे ये समय भी गुजर गया, जैसे तैसे ये समय भी गुजर गया, और इस बच्चे की भी डिलीवरी सपोज हो गई। तो पहली बात क्या हुई कि जो सेकंड, पहले बेबी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सेकंड बेबी था वो थोड़ा सा एनीमिक हुआ और उसकी भी डिलीवरी हो गई। लेकिन उसकी डिलीवरी के समय फिर से यही हुआ कि ये भी सपोज बच्चा RH पॉजिटिव था। अब इसकी डिलीवरी के समय जब यहां से प्लेसेंटा अलग हुई तो और ब्लड कांटेक्ट में आया मदर के, और तेजी से एंटीबॉडी डेवलप हुई। लेकिन अगर अब थर्ड टाइम प्रेगनेंसी होगी, अगर अब थर्ड टाइम प्रेगनेंसी होगी तो बहुत खतरनाक मात्रा में आईजीजी बन चुकी हुई, वो आईजीजी जो इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके इस बेबी तक पहुंच सकती है, इस बेबी तक पहुंच सकती है। और अभी भी अगर ये बेबी सॉरी RH पॉजिटिव हुआ तो इस टाइम इस बेबी में बहुत सारी एबनॉर्मलिटी आ सकती है और इसकी डेथ भी हो सकती है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो मदर थी उसके पास में क्या थी, RH एंटीजन नहीं था, लेकिन एंटीबॉडी डेवलप हुई, क्योंकि बच्चे के पास में क्या था, RH एंटीजन। और ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फीमेल थी वो RH निगेटिव थी, और जो मेल था बच्चों, जो मेल था वो क्या था बताओ, वो RH पॉजिटिव था। इसका मतलब कोई भी ऐसी मैरिज जिसमें फीमेल निगेटिव ब्लड ग्रुप को कैरी कर रही है, उसकी मैरिज कभी भी ऐसे मेल से नहीं होनी चाहिए जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। तो अगर हम लोग बात करें कि बायोलॉजिकल इनकम्पैटिबल मैरिज कौन सी है, तो बायोलॉजिकल इनकम्पैटिबल मैरिज है कोई भी ऐसी फीमेल जिसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, उसकी शादी कभी भी नहीं होनी चाहिए जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है ऐसे मेल से। इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकली इनकम्पैटिबल मैरिज। तो कई बार इसी पे क्वेश्चन आया है कि बताओ इनमें से कौन से बायोलॉजिकल इनकम्पैटिबल मैरिज, आप भी बताइए मुझे, इनमें से कौन सी बायोलॉजिकल, ये 1 नंबर, ये 2 RH पॉजिटिव फीमेल और RH पॉजिटिव मेल, एक RH निगेटिव फीमेल और RH पॉजिटिव मेल, और एक RH निगेटिव मेल और RH पॉजिटिव फीमेल। तो इनमें से कौन सी बायोलॉजिकल इनकम्पैटिबल मैरिज मानी गई है बच्चों, तो वो मानी गई है ये वाली जिसमें फीमेल नेगेटिव है और मेल पॉजिटिव है। तो अगर हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस से बचना चाहते हैं तो पहली बात तो इस तरह की मैरिज ना करवाएं। लेकिन अभी भी अवेयरनेस इतनी नहीं है, तो बाई चांस मान लीजिए अगर मैरिज हो गई तो क्या होता है, तो क्या इनका सेकंड जो चाइल्ड होगा वो नहीं बचेगा, ऐसे कपल का सेकंड चाइल्ड नहीं बचेगा क्या, या ऐसे कपल के थर्ड चाइल्ड की क्या 100% डेथ हो जाएगी? तो बच्चों ऐसा नहीं है। अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास में डिलीवरी आपने करवाई
और उसने ये चेक किया कि मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा है और फादर का ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो वो सचेत हो जाएगा। और जब फर्स्ट डिलीवरी हो रही थी, जब पहले बच्चे की बच्चों डिलीवरी होने वाली होगी और जब ये नई नई डिलीवरी होगी, तब उस टाइम एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। उस इंजेक्शन का बच्चों नाम होता है, उस इंजेक्शन को हम लोग बोलते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्शन। एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्शन, एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्शन, यानी कि जैसे ही पहले वाले जो बच्चा है, जो पहले फर्स्ट चाइल्ड है, उसकी डिलीवरी हुई, उसी समय ये एंटीबॉडी को ना बनने के लिए, यानी कि आरएच एंटीबॉडी ना बने, उसके लिए, उसको सप्रेस करने के लिए क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे जो ब्लड कांटेक्ट में आया है, यानी कि एंटीजन के कांटेक्ट में जो ब्लड मदर का आया है, उसके अगेंस्ट में मदर का ब्लड एंटीबॉडी ना बना पाए। तो जब सेकेंड बार प्रेगनेंसी होगी तो मदर के ब्लड के लिए बिल्कुल नई सिचुएशन होगी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए। और सेकेंड डिलीवरी में भी हमने क्या लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, तो फिर थर्ड डिलीवरी में मदर के लिए बिल्कुल नई सिचुएशन होगी, जैसे फर्स्ट डिलीवरी में। तो हम लोग ये इंजेक्शन लगाने के बाद में क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस से। बहुत सारे ब्रांड नेम से आता है ये इंजेक्शन, जिसमें से रो-डी करके एक बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है इसका। उम्मीद है आप लोगों को ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस का सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।